हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देव फार्मेसी की यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे डी फॉर्म सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के 30 सॉलिड क्वेश्चन की सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया है, जिसमें से हमने 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया है। तो इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अभी तक देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देव फार्मेसी ऐप की लिंक दी गई है, या आप प्ले स्टोर से भी देव फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ से अगर आपको डी फॉर्म सेकेंड ईयर का कोर्स चाहिए तो डी फॉर्म सेकेंड ईयर का कोर्स भी ले सकते हो। तो इस वीडियो में बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है? डिफाइन पॉइजनिंग विद एग्जाम्पल। मतलब पॉइजनिंग क्या होता है इसको पूरा डिटेल में डिफाइन करना होगा, साथ में एक पॉइजनिंग के बारे में भी आपको डिफाइन करना होगा। मतलब कोई एग्जाम के अंदर प्रॉपर नहीं पूछता कि इस टाइप की आपको पॉइजनिंग लिखना होगा। जो भी आपको याद होता है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप खुद से एक पॉइजनिंग को डिफाइन कर सकते हो एग्जाम्पल के रूप में। तो देखिए, पॉइजन सबसे पहले बता दें कि पॉइजन क्या होता है, तभी तो आपको पॉइजनिंग समझ में आएगी ना। तो पॉइजन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। मतलब जो पॉइजन होता है एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। जब आप उसको जो है कंज्यूम्ड करते हैं या इनहेल्ड करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर पॉइजन को लेते हैं और या आप स्किन पर अप्लाई करते हैं। मतलब स्किन पर अगर अप्लाई किया जाए या इंजेक्ट किया जाए, मतलब इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाए और जब वह बॉडी को नुकसान पहुंचाती है तो दोस्तों उसको पॉइजन कहा जाता है। मतलब पॉइजन एक प्रकार का सब्सटेंस होता है। जब आपको कंज्यूम्ड किया जाता है, इनहेल्ड किया जाता है, स्किन पर अप्लाई किया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है, जब वह बॉडी को नुकसान पहुंचाता है उसको पॉइजन कहा जाता है। तो दोस्तों पॉइजन हैवी मेटल्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स पॉइजनिंग भी हो सकती है, बैक्टीरियल कंटामिनेशन इसके कारण भी पॉइजनिंग हो सकती है, फूड और ड्रिंक के कारण भी पॉइजनिंग हो सकती है। पॉइजन सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देता है। मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उनको ख़त्म कर देगा। सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं, केमिकल एक्टिविटी को डैमेज कर देते हैं। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल एक्टिविटी हो रही हैं उनको डैमेज कर देते हैं एंड सेल के फंक्शन को डैमेज कर देते हैं, जिसको कहा जाता है पॉइजन। मतलब इसका हिंदी मीनिंग रहता है जहर। पॉइजन का हिंदी मतलब रहता है जहर, जो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत करता है। और उसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं पॉइजनिंग क्या होता है। तो इंजरी और डेथ ऑफ सेल, मतलब किसी प्रकार के कोई इंजरी हो जाना या डेथ ऑफ सेल ड्यू टू पॉइजन। मतलब पॉइजन के कारण किसी पर्सन की बॉडी के अंदर इंजरी हो जाना या पर्सन की डेथ हो जाना, उसको कहा जाता है पॉइजनिंग। इट में बी एक्यूट और क्रोनिक। तो पॉइजनिंग एक्यूट भी हो सकती है और क्रोनिक भी हो सकती है पॉइजनिंग। तो पॉइजनिंग को ठीक करने के लिए दोस्तों अपने लोग क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए दोस्तों एंटीडोट्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहले आपने पढ़ लिया पॉइजन क्या होता है, फिर पढ़ लिया पॉइजनिंग क्या होता है। अब उसको ठीक करने के लिए जो यूज़ किया जाएगा ना, एंटीडोट। तो एंटीडोट क्या होता है और एंटीडोट के क्या क्या टाइप होते हैं, इसके बारे में भी अपने लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, एंटीडोट क्या होता है? एंटीडोट वह सब्सटेंस होते हैं, मतलब ये आपके एक प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, मतलब न्यूट्रल करते हैं। उनका बॉडी में कोई एक्शन नहीं रहने देते हैं, उसको समाप्त कर देते हैं। और पॉइजन से जो ह्यूमन बॉडी को जो है हार्म पहुंचा है ना, वह होने से बचाते हैं। मतलब जो भी पॉइजन से ह्यूमन की बॉडी में हानि पहुंचती है उसको बचाते हैं। इनको कहा जाता है एंटीडोट्स। और उसके बाद एंटीडोट्स कई टाइप के होते हैं, जैसे फिजियोलॉजिकल एंटीडोट होते हैं, केमिकल एंटीडोट होते हैं, मैकेनिकल एंटीडोट होते हैं। तो इस टाइप के आपके एंटीडोट देखने को मिलते हैं। तो पहले पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल एंटीडोट क्या होते हैं। ये वह एंटीडोट होते हैं जो पॉइजन के अपोजिट वर्क करता है। मतलब जो आपने पॉइजन लिया है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट वर्क करेगा। जैसे कैफीन यूज्ड इन द मॉर्फिन पॉइजनिंग। मतलब जब किसी को मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है तो कैफीन का यूज़ किया जाता है, उसको समाप्त करने के लिए कैफीन जो है मॉर्फिन के अपोजिट वर्क करती है। ये आपका हो गया फिजियोलॉजिकल एंटीडोट। केमिकल एंटीडोट क्या होता है? ये पॉइजन के केमिकल नेचर को चेंज कर देता है। मतलब जो भी पॉइजन होता है उसका जो भी केमिकल नेचर होता है, केमिकल नेचर में जो इफेक्ट होता है उसको समाप्त कर देता है। एग्जाम्पल में आप लिखोगे सोडियम
थियोसल्फेट जो होता है ना, थायोसल्फेट इज़ यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग। मतलब जब साइनाइड की किसी को पॉइजनिंग होती है तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ किया जाता है। साथ में दोस्तों मैकेनिकल एंटीडोट क्या होते हैं, इस प्रकार के एंटीडोट पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने आप एब्जॉर्ब कर लेंगे पॉइजन को, जैसे कायोलिन जो होता है और चारकोल होता है। इसका यूज़ एंटीडोट के रूप में किया जाता है जो हमारी बॉडी के अंदर से जो है दोस्तों पॉइजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, बहुत इजी क्वेश्चन है। डिफाइन पॉइजनिंग विद एग्जांपल, तो पॉइजन क्या होता है इसको पढ़ लेना, पॉइजनिंग, फिर एंटीडोट के थोड़े से टाइप पढ़ लेना। और एक आपको पॉइजनिंग पढ़ लेना है स्नेक बाइट पॉइजनिंग। मतलब स्नेक बाइट पॉइजनिंग के बारे में हमने क्या लिखा हुआ है कि स्नेक के हेड की तरफ 2 ग्लैंड होते हैं। मतलब स्नेक मतलब सांप का जो सर होता है ना, उसकी ऊपर की तरफ क्या रहता है, 2 ग्लैंड होते हैं जिसमें पॉइजन होता है। मतलब स्नेक के जो हेड होता है ना, सर होता है, उसमें 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसमें पॉइजन होता है। स्नेक के पॉइजन को वेनम कहा जाता है। स्नेक का जो पॉइजन होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको वेनम कहा जाता है। स्नेक का वेनम प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है। मतलब जो स्नेक हम लोगों को काटता है ना, भाई एक प्रोटीन की फॉर्म का वेनम होता है। जैसे आपका न्यूरोटॉक्सिन मतलब प्रोटीन हो सकता है, ए प्रोटीन हो सकता है, उसके बाद न्यूरोटॉक्सिन बी प्रोटीन हो सकता है। और अगर आपका एंजाइम होगा, उसके वेनम में अगर एंजाइम होगा तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम हो सकता है या फॉस्फेटेज एंजाइम हो सकता है। इस टाइप का उसके वेनम में प्रोटीन या आपका एंजाइम प्रेजेंट होता है। और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको क्या करना है, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जब वह काटेगा तो आपकी बॉडी पर क्या क्या एक्शन देखने को मिलेगा, क्या क्या लक्षण होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। तो घाव वाली जगह पर 2 पंचर हो जाएंगे। मतलब जब सांप काटेगा तो 2 पंचर हो जाते हैं ना किसी की बॉडी पर अगर काटेगा। फेस का जो सेंसेशन होता है वह लॉस हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, दिखने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हार्ट रेट इसलिए बढ़ जाता है जिससे कोलिनेस्टेरेज एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पहुंचता है ना। अगर एंजाइम की फॉर्म में उसने वेनम डाला है तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम क्या होता है जो हमारे हार्ट के फंक्शन को फास्ट कर देगा, सलाइवेशन बंद हो जाएगा, और जो हमारा फेस का सेंसेशन होगा वह लॉस हो जाएगा, और सर में दर्द होगा, वोमिटिंग, स्वेटिंग, फीवर हो सकता है। तो ये दोस्तों क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इसके लिए अपने लोग एंटीडोट का भी यूज़ करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स में आप लोग यूज़ करेंगे डॉक्सासाइक्लिन, और उसके बाद एम्पिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल आप यूज़ कर सकते हैं एंटीबायोटिक के रूप में। इसी के साथ में दोस्तों एट्रोपिन का इंजेक्शन दिया जाता है। एट्रोपिन 1 से मतलब 2 mg इसका यूज़ किया जाता है। नियोस्टेगमिन का भी यूज़ किया जाता है। नियोस्टेगमिन का यूज़ जो है पैरालिसिस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। अगर किसी की बॉडी जो है पैरालिसिस हो गई है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। और स्नेक वेनम एंटी सीरम जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जाते हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्नेक वेनम एंटी सीरम दिया जाता है, जिससे जो पर्सन होता है वह ठीक हो जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अपने लोग इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, शॉर्ट नोट ऑन पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर। मतलब जो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होते हैं ना, उन पर दोस्तों एक शॉर्ट नोट लिख देना है छोटा सा। ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में पूछने की उम्मीद रहती है, क्योंकि 2025 के एग्जाम में आपका कुछ नया पैटर्न होने वाला है, मतलब कुछ नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों देव फार्मेसी के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, 30 सॉलिड क्वेश्चन की सीरीज जो पढ़ाई जा रही है, इसको आप लगातार अटेंड करते रहेंगे। और अगर आपने इस सीरीज़ को पूरा पढ़ लिया, अटेंड कर लिया, तो दोस्तों आपको फाइनल एग्जाम में कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो वीडियो को भी लाइक करते रहना साथ साथ में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहना। तो पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर जिसको PIC कहा जाता है, पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहां पर पॉइजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब जो भी पॉइजन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जहां पर प्रोवाइड की जाएगी वह आपका पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर होता है। पॉइजन के इफेक्ट को कैसे कम करना है और कैसे पॉइजन वाले पेशेंट की डायग्नोसिस करनी है, ये सब इंफॉर्मेशन दोस्तों हमको पॉइजन इंफॉर्मेशन सेंटर से प्रोवाइड की जाती है। इसके इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, तो देखिए दोस्तों क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। इंडियन जर्नल ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, मतलब ये बुक्स होती हैं, इन बुक्स के माध्यम से कुछ मतलब मैसेज के माध्यम से समझाया जाता है
पॉइसनेडेक्स होता है और उसके बाद हाइपरटॉक्स होता है। तो इसके माध्यम से दोस्तों हम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब ये बुक्स होती हैं, मतलब अलग अलग पब्लिकेशन का रहता है या कुछ भी, मतलब अलग अलग टाइप का कोई एक पूरा पब्लिश होता है, तो उसके माध्यम से पॉइजन की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर आप दोस्तों एक पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर खोलना चाहते हैं तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर खोलने के लिए लीगल परमिशन की आवश्यकता होती है। WHO और गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप जो पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर खोल सकते हैं। वहाँ पर जो भी पॉलिसी बनी है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जो पॉइजन सेंटर बनाया गया है ना, तो उसके पास ट्रेंड स्टाफ भी होना चाहिए, तुरंत जो है किसी भी पॉइजन का पता लगाने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। और उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, बस जब बुक्स पढ़ता है, जब मतलब रिसर्च करता है, तभी तो उसको पॉइजन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाती है ना। तो इसके फंक्शन क्या होंगे, ये पॉइजन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो PIC होता है, पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर होता है। ये पेशेंट के पॉइजनिंग इफेक्ट को ट्रीट करता है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को भी मैनेज करता है, जो PIC होता है। उसके बाद दोस्तों अपने लोग 13 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फार्मासिस्ट बन जाएंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। डिफाइन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट। तो इसमें कुछ हमने टेस्ट को डिफाइन किया है, ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें 4-5 टेस्ट को हमने डिफाइन किया। उन टेस्ट के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके बारे में नॉलेज लेंगे, तब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो लाइक करना। तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन हीमेटोलॉजिकल टेस्ट। तो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। तो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट मतलब CBC, जिसको CBC टेस्ट भी कहा जाता है ना, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट को। तो हीमेटोलॉजिकल टेस्ट को CBC टेस्ट भी कहा जाता है। तो ऐसे टेस्ट जो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं, मतलब हमारा जो ब्लड होता है ना, रक्त होता है, ब्लड से रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं उनको दोस्तों क्या कहा जाता है, उनको हीमेटोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। अब आप लोग याद रखोगे, कोई अगर आपसे पूछेगा कि हीमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, तो आप लोग बता दोगे कि ऐसे टेस्ट जो ब्लड से रिलेटेड होते हैं उनको हीमेटोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। तो ब्लड से रिलेटेड पहला टेस्ट है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट, जिसको HB टेस्ट कहा जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो हीमोग्लोबिन टेस्ट क्यों किया जाता है, तो ये टेस्ट बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है, जो हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो भी मतलब नॉर्मल रेंज होती है उसको आप लोग याद रखेंगे, जिससे आप किसी टेस्ट को परफॉर्म करने में मतलब हेल्प कर पाएंगे। मेल के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज कितना होता है, 13.2 से 16.6 ग्राम पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। फीमेल में 11.6 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर के अनुसार होता है। और चिल्ड्रन में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11.2 से 14.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और उसके बाद दोस्तों सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में आप लोग क्या लिखोगे, नॉर्मल लेवल ऑक्सीजन सप्लाई के लिए और CO2 को वापस लंग्स तक ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की आवश्यकता क्यों होती है, ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, CO2 को लंग्स से वापस ले जाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यदि हीमोग्लोबिन नॉर्मल रेंज से कम होता है तो एनीमिया हो सकता है। मतलब मान लीजिए अगर हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर जो है नॉर्मल रेंज से कम है तो एनीमिया हो सकता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर हो सकता है। मतलब अगर हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, यदि हीमोग्लोबिन का लेवल जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, मतलब अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो दोस्तों RBC की संख्या हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही RBC का निर्माण होता है। तो जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो RBC का अधिक मात्रा में निर्माण होगा हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RBC इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों RBC काउंट टेस्ट भी होता है, जो आपका RBC मतलब रेड ब्लड काउंट टेस्ट जो रहता है ना, तो इसमें क्या रहता है दोस्तों, मतलब रेड ब्लड सेल जो आपका टेस्ट होता है, RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। मतलब RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। RBC O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करने का वर्क करती है, जो RBC होती है। तो RBC की मात्रा कितना होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, तो नॉर्मल मात्रा इसमें लिखी हुई है, मेल फीमेल चिल्ड्रन 4.5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए मेल के अंदर। फीमेल के अंदर 3.5 से 5.5 मिलियन
पर मिलीमीटर क्यूब होनी चाहिए। चिल्ड्रन के अंदर 4.0 से लेके 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर के अंदर इसकी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए जो आपकी आरबीसी होती हैं। फिर आरबीसी के लिए कुछ सिग्निफिकेंस भी लिखा हुआ है। यदि नॉर्मल रेंज से आरबीसी कम हो जाती हैं, मान लीजिए जितनी नॉर्मल रेंज होती है उससे आरबीसी कम हो जाती हैं, तो उसका एनीमिया और ल्यूकेमिया हो सकता है। मतलब पेशेंट को क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, ल्यूकेमिया हो सकता है। हाई रेंज ऑफ आरबीसी इंडिकेट पॉलीसाइथेमिया, मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है, आप लोग पॉलीसाइथेमिया के बारे में एक बार गूगल पर डाल के देख लेना, नहीं तो हम आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पर पॉलीसाइथेमिया के बारे में भी डिटेल के बारे में बता देंगे। तो हाई रेंज ऑफ आरबीसी इंडिकेट पॉलीसाइथेमिया। उसके बाद आरबीसी हीमोग्लोबिन ज़्यादा होने के कारण, मतलब आरबीसी के अंदर अगर हीमोग्लोबिन ज़्यादा है तो देखिए डिहाइड्रेशन हो सकता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग के कारण भी हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके बाद दोस्तों आरबीसी हीमोग्लोबिन कम होने के कारण क्या होते हैं, यदि दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर हैवी ब्लड लॉस हो गया है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। बोन मैरो फेल्यूर है तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी। किसी प्रकार के कैंसर के ट्रीटमेंट के कारण भी दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। किडनी प्रॉब्लम के कारण भी दोस्तों हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। तो आरबीसी की मात्रा भी लिख दी गई है इसमें। अगर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या इंडिकेट करता है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी तो क्या इंडिकेट करेगा, इसके बारे में बता दिया गया है। फिर उसके बाद दोस्तों वाइट ब्लड सेल, इसको कहा जाता है टोटल ल्यूकोसाइड काउंट, मतलब टीएलसी टेस्ट जो होता है ना, टोटल ल्यूकोसाइड काउंट टेस्ट, टीएलसी। यह टेस्ट कुछ कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए, मतलब उसको चेक करने के लिए, ब्लड कैंसर को चेक करने के लिए दोस्तों टीएलसी टेस्ट अपना किया जाता है, मतलब जिसको कहा जाता है वाइट ब्लड सेल। तो देखिए नॉर्मल रेंज इसका कितना होता है, 4500 से 11,000 मिलीलीटर होता है। उसके बाद फीमेल के अंदर इसकी संख्या कितना होता है, 4,500 से 11,000 पर मिलीमीटर होता है, मिलीलीटर, ठीक है, ml। तो इसका सिग्निफिकेंस में आप लोग क्या लिखोगे, हाई लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी इंडिकेट इन्फेक्शन लाइक ल्यूकेमिया, निमोनिया और एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है अगर हाई लेवल है हमारी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का। और यदि लो लेवल डब्ल्यूबीसी का है जिसको कहा जाता है ल्यूकोपेनिया, मतलब अगर लो लेवल है आपकी मतलब डब्ल्यूबीसी का बॉडी के अंदर, जिसको ल्यूकोपेनिया कहा जाता है, ये बताता है कि पर्सन को हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स एंड एंजाइटी हो सकता है। और लो लेवल डब्ल्यूबीसी का निम्न कारण के कारण हो सकता है, मतलब लो लेवल क्यों हो जाता है डब्ल्यूबीसी का हमारी बॉडी के अंदर, तो बोन मैरो किसी के प्रॉब्लम होगा तब दोस्तों डब्ल्यूबीसी का लो लेवल हो जाएगा। किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तब भी लो लेवल हो जाएगा। सर्टेन वायरल इलनेस के कारण भी दोस्तों डब्ल्यूबीसी का लो लेवल हो जाता है। आपने अभी तक पढ़ लिया हीमोग्लोबिन के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, आरबीसी के बारे में। अब आप लोग पढ़ेंगे प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों ये आपका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट ही पढ़ा रहे हैं। आगे जो भी क्वेश्चन एक और बताएंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, वह भी दोस्तों आपके हेमेटोलॉजिकल टेस्ट ही होंगे। तो देखिए प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट क्या होता है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लोटिंग में अपना रोल प्ले करती हैं, मतलब ब्लड को क्लोट करने में प्लेटलेट्स अपना रोल प्ले करेंगी। इनकी नॉर्मल रेंज कितना होता है, 1.5 लाख से जो है 4.5 लाख तक जो है हमारी बॉडी के अंदर इनकी नॉर्मल रेंज रहता है प्लेटलेट्स की। तो देखिए दोस्तों सिग्निफिकेंट क्या होता है, सर्जरी करने से पहले प्लेटलेट्स की संख्या को काउंट किया जाता है। किसी प्रकार की अगर आप कोई पर्सन के अंदर सर्जरी कर रहे हो तब भी प्लेटलेट्स की संख्या को काउंट किया जाएगा। प्लेटलेट्स मतलब लो होने का कारण, जैसे ल्यूकेमिया अगर किसी को है, किसी को कैंसर है, किसी को डेंगू फीवर है, चिकनगुनिया है, HIV है, तब दोस्तों प्लेटलेट डाउन हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी प्लेटलेट डाउन हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हाई काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इंडिकेट ब्लीडिंग कैंसर, आयरन डिफिशियंसी, बोन मैरो प्रॉब्लम। इसके कारण दोस्तों हाई काउंट ऑफ प्लेटलेट्स इंडिकेट मतलब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ आपके रीज़न थे, जो भी टेस्ट थे इनको आपको पढ़ लेना है, एक बार पढ़ के देखना है तभी आपको समझ में आएगा। पहली बार आप टॉपिक को पढ़ रहे हो ना तो आपको दिक्कत हो रहा होगा कि क्या टॉपिक है, क्यों, कैसे हुआ। जब आप इसको अपने आप से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर देना और अपने कॉलेज ग्रुप में भी वीडियो को शेयर कर देना।